वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एसएससी जीडी के स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। आज दूसरा दिन है जिसमें कि हमने आपसे वादा किया था कि दूसरे लेक्चर में हम मौलिक अधिकारों को और नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत को कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ छोटी छोटे 2 पॉइंट और हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो संविधान से संबंधित समितियां, ठीक है, ये समितियां क्या थी पहले मैं वो बता देता हूं। तो एक्चुअल में ये समितियां इसलिए बनाई गई थी ताकि संविधान का काम बहुत आसान किया जा सके, चीजों को जल्दी जल्दी बनाया जा सके, क्योंकि अगर एक साथ सब एक ही काम सब लोग करते तो टाइम लगता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, काम को टुकड़ों में बांट दिया कि तुम्हारा काम यह है, तुम्हारा काम यह है। ठीक है, तो स्पेसिफिक समितियां बनाई गई जिसमें 8 तो बड़ी समितियां थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने इनको इसमें शामिल किया। ठीक है, अब इन्हें याद करना बहुत आसान है, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को समझिए जरा। देखिए, सबसे पहले आप जवाहरलाल नेहरू के कंट्रीब्यूशन को समझिए। जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो जवाहरलाल नेहरू का काम क्या था कि पूरे केंद्र को देखना, ठीक है, सेंट्रल को देखना, पूरे भारत को बनाए रखने का काम जो था वो जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, तो जब भी बात आएगी संघ की तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आप लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर राज्यों से समझौते की बात आए, क्यों, क्योंकि अगर केंद्र को बनाकर रखना है तो राज्यों से समझौते बनाने करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब भी राज्यों से समझौते की बात आएगी तो भी आप किसका नाम लेंगे, जवाहरलाल नेहरू का नाम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो संघ और राज्यों से कोई भी समझौता होगा तो उस समय कौन आएंगे, जवाहरलाल नेहरू। तो आप देखिएगा कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, तो ये तीनों जो है वो जवाहरलाल नेहरू से आपको इजिली याद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें संघ वर्ड लगा हुआ है। फिर उसके बाद में अगर बात करें वल्लभ भाई पटेल की, तो वल्लभ भाई पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा है। क्यों, क्योंकि जिस समय अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे उस समय पर भारत में 550 से ज्यादा रियासत थी। अब इन रियासतों को भारत में मिलाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम था। अगर ये रियासतें भारत में नहीं मिलती तो आज अखंड भारत नहीं होता। ठीक है, तो इन्हें मिलाना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। अब इसलिए जो है इस काम को हाथ में लिया वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने 550 रियासतों को और सबको भारत में मिला लिया। ठीक है, इसलिए जब भी कोई भी प्रांत की बात आएगी यानी राज्य की बात आएगी तो उस समय वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति जो है वो वल्लभ भाई पटेल। फिर उसके बाद में बस एक चीज और आपको याद रखना है कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम है, ठीक है, इनकी अगर बात आएगी तो उस समय भी वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा। ठीक है, अब आपको पता है राजेंद्र प्रसाद को जो है वो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। और अध्यक्ष का काम क्या होता है, अध्यक्ष का काम होता है कि भाई संविधान की प्रक्रिया को देखना कि संविधान सभा किस तरह से चल रही है, संविधान सभा में कोई शोर शराबा तो नहीं हो रहा, संविधान सभा में अव्यवस्था तो नहीं हो रही, यानी संविधान सभा को चलाने का काम, संचालन का काम और उसकी पूरी प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को जो है वो मेंटेन करने का काम किसका रहेगा, राजेंद्र प्रसाद का। तो जहां भी संचालन और प्रक्रिया जैसे वर्ड आए वहां पर आप क्या लगा देंगे, राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति जो है वो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से आपको इजिली जो है वो संविधान समितियां याद हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं क्या हमने सारा संविधान अपने ही दम पे बना लिया, नहीं। तो हमने अलग अलग देशों के संविधान की स्टडी करी और स्टडी करने के बाद में फिर हमने हमारा संविधान बनाया। ठीक है, तो ये संविधान में जो चीजें हैं वो हमने अलग अलग देशों से ली थी। ठीक है, इसलिए हम संविधान के स्रोत को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम खास खास स्रोत पढ़ेंगे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रिटेन से जो लिया था वो संसदीय व्यवस्था ली थी। संसदीय व्यवस्था जहाँ जिस व्यवस्था से कानून बनाए जाते हैं, पूरी एक प्रोसेस जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं, एक पूरी प्रोसेस के थ्रू कानून बनाए जाते हैं, वो हमने किससे, संविधान, वो पूरी संसदीय व्यवस्था हमने किससे ली, ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन से क्यों ली, क्योंकि जब ब्रिटिश भारत में 200 सालों तक उन्होंने शासन किया तो पूरा इसी व्यवस्था के थ्रू उन्होंने शासन किया था, यानी भारत में भी उन्होंने ऐसी ही व्यवस्था चालू कर दी थी। ठीक है, अब लोगों को इसके बारे में जानकारी हो चुकी थी, लोगों को आइडिया हो चुका था कि संसदीय व्यवस्था कैसी है। अब कोई नई चीज ला के लोगों को कंफ्यूज करने से बेटर है कि आप जो पुरानी चीज है उन्हीं को रहने दें, क्योंकि आपको अंग्रेजों के काम से दिक्कत थी, अंग्रेजों की चीजों से तो दिक्कत नहीं थी, है ना। इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को बनाए रखा। फिर उसके बाद में
हमसे पहले जो है वो अमेरिका आजाद हुआ था। अमेरिका आजाद हुआ था तो इसे अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दे के रखे थे जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता था। इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो मौलिक अधिकार लिए गए वो कहाँ से लिए गए? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। फिर उसके बाद में हमने आयरलैंड के जो संविधान से लिए नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत होते हैं जो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, कि राज्य के ऊपर है कि भाई राज्य के पास जब पैसा होगा तो वो इन अधिकारों को देगा, और जब पैसा नहीं होगा तो वो इन अधिकारों को नहीं देगा, ठीक है। यानी राज्य के पास संसाधन के ऊपर है। तो ये कहाँ से नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए? हमने आयरलैंड के संविधान से लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य क्या है? कि भारत के नागरिक होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए हमने रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए और उन्हें जोड़ा, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन चीजें हमने फ्रांस की क्रांति से ली थी, ठीक है। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जो इन्हीं तीन सिद्धांतों को लेकर हुई थी। फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया संवर्ती सूची। संवर्ती सूची क्या थी? संवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, वो संवर्ती सूची कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद संविधान संशोधन। अगर संविधान में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है इन फ्यूचर, तो आप उसमें संशोधन कर सकें, वो कहलाता है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन हमने लिए एक दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे संविधान के स्रोत। सिर्फ मैंने काम काम के स्रोत बताए हैं जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस पे स्टार लगा लेना आप। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा आईएमपी है कि ये कईयों बार पूछा गया है। प्रारूप समिति। प्रारूप का मतलब होता है रूप तैयार करना, खाका तैयार करना। यानी संविधान का एक पूरा खाका तैयार करने का जिम्मा किसका था? एक समिति का था, प्रारूप समिति का, ठीक है। जैसे कि भाई मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकारों पर पूरा एक रूप तैयार कर देगी वो। अब इस पर संविधान सभा में बहस होंगी, इसमें संशोधन होंगे और लोगों को लगेगा तो फिर जो है वो इनको संविधान का अंग बना लिया जाएगा। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर को अलग अलग देशों के संविधान का ज्ञान था। उन्होंने जो है बहुत सारी पीएचडी करके रखी थी। बहुत पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे व्यक्ति थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार आपको सभी को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही सरकार, ना ही कोई व्यक्ति, ना ही कोई संस्था, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग में है? तो भागों की अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि भाग की अगर बात करें तो वर्तमान में जो भाग है वो भाग है 25। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में जोड़े गए थे 22 भाग, ठीक है। मूल संविधान में 22 भाग जोड़े गए थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। तो जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है, ठीक है। अब अगर अनुच्छेद की बात करें, हर भाग में होते हैं अनुच्छेद, ठीक है। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। 12 और 13 में परिभाषाएं हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करें कि जो मूल संविधान, जिस समय संविधान बना था उस समय पर कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। इनमें एक मौलिक अधिकार जो है वो बाद में हमने हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कर कर हमने इसे हटा दिया, वो था संपत्ति का अधिकार। अब हमारे पास बचे हुए हैं कितने? 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। तो हम देखते हैं वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे। तो इन 6 मौलिक अधिकार की बात करें तो इसमें पहला मौलिक अधिकार है आपका समानता का अधिकार, ठीक है। समानता के अधिकार में जो है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक आते हैं आपके, ठीक है। फिर दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इसमें आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसमें 23 से लेकर 24 तक आते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में चौथा जो मौलिक अधिकार है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक आते हैं। फिर पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसमें आर्टिकल नंबर 29 और 30 आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आर्टिकल नंबर वो छठवां मौलिक अधिकार, जिसमें आते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार हैं क्या, इनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें समानता के अधिकार की। समानता का मतलब होता है सभी को बराबरी का दर्जा देने के
के लिए ये मौलिक अधिकार जोड़ा गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, वो है आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। अब मैं इसमें वेरी वेरी आईएमपी भी बता दूंगा आपको, ठीक है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आर्टिकल 14, 15 जो है वो ऐसे आर्टिकल, वैसे तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ही आप पूरे याद रखें क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, लेकिन इनमें भी 17 और 17 जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 14 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में सब बराबर हैं, ठीक है, कानून किसी भी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, वो कहलाएगा विधि के समक्ष समानता, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी आप किसी के साथ धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। मूल यानी वो कहाँ का रहने वाला है उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। वो लड़का है या लड़की है, लिंग का मतलब लड़का है या लड़की है, ट्रांसजेंडर है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वंश, वो किस वंश का है, उसकी जाति क्या है, इसके आधार पर आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। ये आर्टिकल नंबर 15 कहता है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि नौकरी देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो आरक्षण जैसी चीजों को हटाया गया है, यानी आरक्षण जैसी चीजें इसमें अपवाद हैं, ठीक है, इस तरह क्योंकि किसी वर्ग विशेष को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? नौकरी देने में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा आरक्षण को छोड़कर। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत, ये शब्द याद रखिए, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत का अंत, ये वेरी वेरी आईएमपी आर्टिकल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, ठीक है, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि छुआछूत जैसी चीजें ना हो। फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि राजा, महाराजा, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाएंगी। तो उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 18 में और भी चीजों का मेंशन किया गया है कि हाँ, यहाँ पर जो है वो आपका भारत रत्न, उसके बाद में पद्म पुरस्कार को छोड़कर जो है वो बाकी सारी उपाधियां को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। लेकिन इस पर अभी कोई भी अधिनियम नहीं बना है, इसके कारण से इसका बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिलता है। ये भी कहता है कि नाम के आगे या नाम के पीछे आप किसी भी तरह की कोई भी उपाधियां नहीं लगा सकते, ठीक है। ये कौन? आर्टिकल नंबर 18 कहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं सबसे मोस्ट आईएमपी आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 19 की, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19। सबसे स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे ज्यादा जो आईएमपी है वो आपको यही रखना है, ठीक है। इधर अगर मैं कहूं कि इससे पहले आपको कौन कौन से आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17, ये तीन तो आप बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 की। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी, ठीक है। आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त यानी कि बताने की पूर्णतः आजादी है, ठीक है। आप अपने विचार किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, बस इससे किसी की भी मर्यादा को ठेस ना पहुंचे, किसी के सम्मान को नुकसान ना हो, ठीक है, इस तरह की आप बातें ना करें। बाकी का आप अपने विचार पूर्णतः रख सकते हैं, आप किसी की आलोचना भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, इस ये आपका पूर्ण अधिकार है, ठीक है। यानी कि बोलने की आपको पूरी आजादी है। फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 19 ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस यानी कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल नंबर 19 में है। यानी कि जो टीवी, न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब जो है वो आर्टिकल नंबर 19 के ए के तहत उन्हें आजादी दी गई है। इसलिए न्यूज चैनल पर जो है वो किसी भी तरह की खबरों को चलाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 20 कहता है दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण। दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण का मतलब यह है कि अगर कोर्ट ने आपको जब तक दोषी करार ना दे तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। अगर आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को अगर सजा होती है तो कोर्ट के समाज सबसे पहले उसे दोषी दे देता है, न्यूज चैनल वाले उसे सबसे पहले दोषी करार दे देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो अभी दोषी नहीं है, अभी उस पर केस चल रहा है, ठीक है। केस के बाद फैसला होगा और फैसले में जब उसे दोषी करार दिया जाएगा, जब उसे दोषी माना जाएगा, लेकिन इससे पहले ही समाज और मीडिया उसे दोषी दे देता है, ठीक है। आप अपनी राय दीजिएगा कि ऐसी चीजें होनी चाहिए या नहीं, ऐसे खत्म होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण आप समझ गए हैं कि, ठीक है।
फिर उसके बाद में बात करें आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 इसमें मोस्ट आईएमपी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि आपके प्राणों की और आपके देह की रक्षा करने की आपको पूरी आजादी है। ठीक है, आपके प्राणों को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अगर कोई इस तरह की चीजें करता है तो आपको अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो है वो हथियार भी उठा सकते हैं, या फिर जो है वो उस पर प्रतिघात यानी कि फिर बार भी कर सकते हैं। और इस बार में अगर उस व्यक्ति की जान भी चली जाती है तो आप निर्दोष ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है अपने प्राणों की रक्षा करने का। तो अपने प्राणों की रक्षा करने का आपको पूरा अधिकार देता है संविधान, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करें आर्टिकल नंबर 21 ए क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं है। अगर इंसान जिंदा रह रहा है तो सम्मान पूर्वक जिंदा रहे। ठीक है, एक सम्मान के जीवन के साथ वो जिंदा रहे। ठीक है, ऐसे ही जिंदा नहीं रहना है उसे। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है कि भाई व्यक्ति को जो है वो सम्मान पूर्वक जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे उसे निजता का अधिकार, अच्छा खाना मिले उसे। ठीक है, रहने के लिए मकान हो उसके पास, पीने के लिए साफ पानी हो उसके पास, सम्मान पूर्वक वो रह पाए। ये सब आर्टिकल नंबर 21 में लिखे हुए हैं। शुद्ध हवा की स्वतंत्रता। ठीक है, ये सारे बहुत बड़ा है आर्टिकल नंबर 21, लेकिन यहाँ से इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। निजता का अधिकार आप याद रखना, और आर्टिकल नंबर 21 से बहुत ज्यादा याद रखना, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 से ये भी कहता है कि अगर आप जिंदा रह रहे हो तो शिक्षित रहना चाहिए आपको। यानी कि सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है, सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 14 साल से ऊपर, वो जो कि 6 साल से ऊपर का है, 6 से 14 साल के बीच का है, उसे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यानी उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगी? सरकार लेगी। ठीक है, तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो कौन देगी? सरकार देगी। ठीक है, चलिए अब इसी के पहल के तहत आरटीई लेके आए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और इसे जो है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो आरटीई, यानी आरटीई का मतलब है कि राइट टू एजुकेशन, कि भाई सरकार ये जिम्मेदारी लेती है कि आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे। इसी के तहत जो है वो प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व की गई हैं, जिससे कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पढ़ सकें। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आरटीई आया है। अब उसके बाद में अगर बात करें आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 कहता है गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण। गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण का मतलब क्या है? गिरफ्तारी के रूप में संरक्षण का मतलब ये है कि भाई बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप पर कोई संगीन अपराध है तो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको नजदीकी न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका अधिकार है, ये आपको समझना चाहिए कि भाई अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो एक चालान बनता है, वो चालान पर आप अपने सिग्नेचर करिए और चालान पर वो टाइमिंग लिखवाइए कि किस टाइम आपको गिरफ्तार किया गया है, ताकि आपका कोर्ट में पेशी जल्दी हो सके और आपको जो है वो जमानत जल्दी मिल सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 22 कहता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं तीसरे मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो अधिकार हैं जो बड़े सरल सरल हैं। आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है बलात्श्रम निषेध। बलात्श्रम निषेध का मतलब ये होता है कि आप किसी से भी जो है वो मजबूरी में काम नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करवा सकते। अगर वो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये कहता है आर्टिकल नंबर 23। ठीक है, फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 24 बच्चों के लिए बनाया गया है कि 14 साल से कम उम्र का जो भी बच्चा है उससे आप किसी भी खतरनाक फैक्ट्री या किसी भी तरह का काम अब नहीं करवा सकते आप। ठीक है, यानी वो मजदूरी नहीं करेगा, वो कहीं पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पढ़ने का अधिकार है। अगर आप 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को काम करवा रहे हैं, यानी आप उससे उसके मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 23 बड़ों के लिए है, बलात्श्रम नहीं करा सकते, बेगार नहीं करवा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल नंबर 24 बच्चों के लिए है, जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो आप किसी भी तरह का काम नहीं करा सकते। ठीक है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, अगला जो मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का है। इसमें सिर्फ आपको एक ही मौलिक अधिकार याद रखना है, क्योंकि बाकी पूछे नहीं जाते हैं इसलिए। तो आर्टिकल नंबर 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप अंतःकरण से यानी अपने अंदर से जिस भी धर्म को मानना चाहे मान सकते हैं। आपको पूरी आजादी है अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की। ठीक है, तो ये कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं 26 27 भी बता देता हूँ।
कि 26 क्या कहता है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। 26 कहता है कि भाई आप जो भी धर्म मान रहे हो उसके प्रबंध करने यानी मैनेज करने की आपको पूरी आजादी है, ठीक है। फिर उसके बाद में 27 कहता है कि आप किसी से टैक्स ले सकते हैं, सामने वाले को टैक्स देने की भी आजादी है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे, ठीक है। फिर उसके बाद में 28 क्या कहता है, 28 कहता है कि आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, जो कि राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर आप इस तरह टैक्स या किस तरह की किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियां आप नहीं कर सकते। यह आर्टिकल नंबर 28 कहता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार पर। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में अनुच्छेद 29 आता है। अनुच्छेद 29 जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ तो अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो माइनॉरिटीज है, जैसे कि मुस्लिम्स, ईसाई, ठीक है, तो ये जो है वो माइनॉरिटीज वर्ग कहलाते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, ठीक है, अपनी भाषा, लिपि, इनके संरक्षण का उन्हें अधिकार है, ठीक है। अपनी संस्कृति को बनाए रखने का, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का उन्हें जो है वो पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 29, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 की। तो आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि भाई आप जो है वो जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं ताकि वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे सके, ठीक है। और इसमें सरकार जो है वो सहायता देगी, इसमें किसी भी तरह का सरकार भेदभाव नहीं करेगी इनको सहायता देने में, ठीक है। तो ये है आर्टिकल नंबर 30। अब आर्टिकल नंबर 31 को हमने हटा दिया, क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसे अब विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार ये नहीं रहा है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसे हटाया है। अब ये आर्टिकल नंबर 300 ए में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो 300 ए में क्या है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर आईटी संवैधानिक उपचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि ये रिपेयरिंग करेगा अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 32 काम का है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है कि आर्टिकल नंबर जो 32 है वो संवैधानिक, उसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार। रिट का मतलब क्या है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो उन अधिकारों की रक्षा के लिए एक रिट जारी किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ किया है उसके खिलाफ रिट जारी करेंगे ना, उसको पेश करे या सजा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रिट कहलाता है। और मौलिक अधिकार, यही अधिकार ये कहता है कि भाई आप अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार ही ऐसे अधिकार हैं जिसमें कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों की रक्षा कर रहा है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, लघु वो अधिकार प्रच्छा, ठीक है। तो इस तरह के अधिकार, ये चीजें हैं, लेकिन ये पूछी नहीं जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार हुए समाप्त, ठीक है। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, दोनों शब्द हैं, शिक्षा भी दो, उन्हें देखभाल, पढ़ाओ भी, और उन्हें खाना पीना और उनके पोषण का भी ध्यान रखो, यह आर्टिकल नंबर 45 कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, ठीक है। एक तो आपने यहाँ पर देख ही लिया कि वो इधर, हाँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीजें जोड़ी गई। पहला आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है कि जो बच्चे हैं वो बच्चों की देखभाल करना, बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनके शोषण से उन्हें बचाना, ठीक है, और उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करना, ये आर्टिकल नंबर 39 कहता है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राज्य की। यानी जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करो, उनकी रक्षा करो और उन्हें शिक्षा दो, ये आर्टिकल नंबर 39 कहता है। आर्टिकल नंबर 39 ए क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 39 ये कहता है कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है उसे भी न्याय पाने का अधिकार है। इसलिए अगर जिसके पास पैसा नहीं है, जो वकील नहीं कर सकता, उसको निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, उसको फ्री में वकील दिया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 39 ए कहता है। लेकिन याद रखना ये भी एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, अगर कोई राज्य ये पॉसिबल नहीं करा पा रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में 43 एक